हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ जुडिशरी, इसका हम एक्सरसाइज पोर्शन देखेंगे। तो ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी थी जिसमें हमने चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग करी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपने पढ़ा होगा जुडिशरी के मेन फंक्शंस के बारे में। उन मेन फंक्शंस, हमने 3 फंक्शंस पढ़े थे, रोल पढ़े थे जुडिशरी के। उन 3 रोल्स में से एक रोल इसका ये भी था कि ये लॉ को अपहोल्ड करता है और इन्फोर्स करता है फंडामेंटल राइट्स को। अपहोल्डिंग द लॉ का मतलब हो गया लॉज को, जो लॉज चल रहे हैं उनको देखना कि वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, मतलब कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है कानून के साथ। और साथ ही साथ में इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो हमें संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं पीपल्स को, उनको इन्फोर्स करना किसका काम है? जुडिशरी का ही काम है। वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो ज़रूरी है किसी भी तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शन को लेने में? यहाँ पे इन्होंने हमें एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया, कौन सा? अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे इसी फंक्शन को लेके यहाँ पे पूछा गया है, आपको क्यों लगता है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो ज़रूरी है इस तरह के फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, चलाने के लिए? तो आंसर देखिए, ये क्या करती है, जो हमारी जुडिशरी है ये इंश्योर करती है, तसल्ली देती है कि कोई भी पर्सन जो है, मेंबर जो है, वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा। कहने का क्या मतलब है, लेजिस्लेचर भी एक ब्रांच है गवर्नमेंट की और एग्जीक्यूटिव भी एक ब्रांच है गवर्नमेंट की। तो इनके जो मेंबर्स हैं ना, वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे, ना ही कोई गलत इस्तेमाल करेंगे। हर एक इंसान जो है वो कोर्ट तक पहुंच सकता है अगर उसको लगता है कि उसके अधिकार जो है, राइट्स जो है वो वायलेट किए जा रहे हैं, भंग किए जा रहे हैं, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इतनी एबल होती है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, और जुडिशरी जो है वो सबसे ऊपर रहती है। जितने भी प्रेजुडाइसेस होते हैं उन सबसे ऊपर किसका काम होता है? जुडिशरी का ही काम होता है। इसीलिए जो जुडिशरी है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या करती है? प्ले करती है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलिटिशियन और अदर सोशली पावरफुल पीपल कैन नॉट यूज देयर पावर टू चेंज एनी जजमेंट, यानी कि किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट, कोई भी वर्डिक्ट सुनाया गया हो, ठीक है, कोई भी डिसीजन दिया गया हो, तो कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी सोशली पावरफुल पीपल हो, वो अपनी पावर से उस जजमेंट को चेंज नहीं कर सकता है। ये इस वजह से है क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, री रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन चैप्टर 1। आपको क्या करना है, आपने चैप्टर 1 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उनको आपने फिर से पढ़ना है। वाई डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू? कि आपको यहाँ क्यों बोला है, यहाँ बोला है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो इस आइडिया से कनेक्टेड है? किस आइडिया से? जुडिशियल रिव्यू से। हमने ये भी देखा था कि ये भी एक रोल था किसका? जुडिशरी का। एक फंक्शन था कि जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू भी देती है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो कनेक्ट करती है जुडिशियल रिव्यू के आइडिया के साथ? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्या बताया है, एन इंडियन सिटीजन हैज़ द राइट टू मूव टू द कोर्ट इफ ही फील्स दैट एनी ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड बाय द स्टेट अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहले इन्होंने बताया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है क्या। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन, उसके पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकता है अगर उसको लगता है, या उसको मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी अगर पर्सन जो है इंडिया का सिटीजन है, वो अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, उसकी उल्लंघना की जा रही है, उसको भंग किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, तो वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के राइट के तहत, ठीक है, वो क्या कर सकता है? कोर्ट में जा सकता है। अगर इफ़ देर इज़ अ वायलेशन, अगर वायलेशन होगी, उल्लंघना की गई होगी उनके फंडामेंटल राइट्स की, तो जुडिशरी जो है वो फ्री रहेगी टू रिव्यू द अर्लियर जजमेंट, यानी कि वो देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दी गई है। जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी पर्टिकुलर लॉ को, पार्लियामेंट ने कोई भी अगर लॉ पास किया होगा, वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, रोक सकती है, अगर उसको ये लगेगा, किसको? जुडिशरी को ये लगेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट कर रही है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर उस लॉ के बारे में कुछ भी नहीं दिया होगा तो जो आपकी जुडिशरी होगी वो पार्लियामेंट को बोलेगी कि भाई आपका ये जो लॉ आपने पास किया है ये नल एंड वॉइड है, ये मतलब पब्लिक में इम्प्लीमेंट करने के लायक नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। इसीलिए क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है, बताया हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कनेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के साथ।
थर्ड क्या है, इन दिस वे वी फाइंड दैट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिवन इन द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली सपोर्टेड एंड कनेक्टेड बाय द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी गिवन है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, ये हमारा सिक्स राइट आ जाता है। तो उसमें ये हमारा सिक्स राइट है और ये क्या करता है, डायरेक्टली सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू के आइडिया के साथ। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशंस, आपको एक पिक्चर दी हुई है ये। ठीक है, इस पिक्चर में फिल इन ईच टायर विद द जजमेंट्स गिवन बाय द वेरियस कोर्ट्स इन द सुधा गोयल केस, चेक योर रिस्पॉन्स विद अदर्स इन द क्लास। ठीक है, ये आपको ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना चाहिए था। चलिए मैं बता देती हूँ। आपको यहाँ पे इलिस्ट्रेशन दी हुई है, एक पिक्चर दी हुई है। हर एक पिक्चर में आपको हर एक टायर में जजमेंट्स दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के द्वारा। सुधा गोयल के केस में अपने क्लासमेट्स के साथ आपने ये रिस्पॉन्स जो है वो चेक करना है। फिलहाल तो अभी नहीं कर सकते कोविड के टाइम पे, तो चलिए मैं बता देती हूँ। लोअर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, तो लोअर कोर्ट ने बोला था जो लक्ष्मण है, कन्विक्टेड है, जो मुजरिम है, और उसकी जो माँ है शकुंतला, और उसका जो ब्रदर है किसका, लक्ष्मण का, जिसका नाम था सुभाष चंद्र। ठीक है, उन तीनों को क्या था, डेथ की सजा सुना दी थी। किसने, लोअर कोर्ट ने, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे या ट्रायल कोर्ट थे। हाई कोर्ट ने क्या अपनी जजमेंट दी थी, तो हाई कोर्ट ने बोला था कि एक्यूटेड लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र, एक्यूटेड का मतलब होता है बरी कर देना, उनको बरी कर दिया गया, उनको निर्दोष साबित कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लक्ष्मण और उसकी माँ जो है वो गिल्टी हैं, लेकिन जो ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ था किसका, सुधा गोयल का, जिसका नाम था सुभाष, उसको उसके अगेंस्ट जो है वो एविडेंसेस नहीं मिले थे, इसलिए उसको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मण और उसकी माँ जो है वो देखी गई है कि उन्होंने जुर्म किया है, इसलिए उनको क्या कर दिया जाएगा, प्रिजन फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। तो इस तरीके से तीनों कोर्ट्स ने अलग अलग तरह के डिसीजन जो थे वो सुधा गोयल के केस में दिए थे। फोर्थ क्वेश्चन आती है, कीपिंग द सुधा गोयल केस इन माइंड, टिक द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू एंड कनेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स, करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स। देखिए, सुधा गोयल के केस को आपने फिर से पढ़ना है, उसको दिमाग में रखना है, और आपको कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने बताना है कि वो स्टेटमेंट जो है कौन सी सही है और कौन सी जो है वो गलत है। ठीक है, जैसे फर्स्ट इन्होंने बोला, द एक्यूज टुक द केस टू द हाई कोर्ट बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। एक्यूज होते हैं जिन्होंने जुर्म किया होता है। ठीक है, तो जो मुजरिम थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपना केस वो लेके गए बिकॉज वो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से ना खुश थे। तो यस, वो ना खुश थे क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बोल दिया था, लोअर कोर्ट ने उन्हें बोल दिया था कि उन तीनों को क्या कर दी जाएगी, फांसी की सजा सुनाई जाएगी, इसलिए वो ना खुश थे। बी पार्ट क्या था, दे वेंट टू द हाई कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट डिसीजन। तो क्या बोला गया है, क्या वो वापस हाई कोर्ट में गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया था? तो नहीं। देखिए, जब आप लोअर कोर्ट से स्टार्ट होते हैं ना तो आप अपील कर सकते हैं, लेकिन जब आप फाइनली सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ आपका डिसीजन जो है वो सुना दिया जाता है, ठीक है, तब उसके बाद आप किसी और कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन रहता है वो फाइनल डिसीजन ही होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। दे कैन नॉट गो टू द हाई कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। कब? जब वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया, उसके बाद वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। दे वेंट टू द हाई कोर्ट आफ्टर द ट्रायल कोर्ट हैड गिवन इट डिसीजन। लेकिन वो हाई कोर्ट में जा सकते थे कब? जब ट्रायल कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया था। ठीक है, थर्ड क्या बोला है, इफ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट द अक्यूज्ड कैन गो बैक अगेन टू द ट्रायल कोर्ट। तो अगर जो अक्यूज थे, जो मुजरिम थे, जब वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, जजमेंट को पसंद नहीं किया उन्होंने, तो क्या वो फिर से ट्रायल कोर्ट में जा सकते थे? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इफ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट द अक्यूज कैन नॉट गो बैक अगेन टू द ट्रायल कोर्ट सिंस द सुप्रीम कोर्ट इज एज द हाईएस्ट रंग ऑफ द जुडिशरी पायरामिड। यही चीज़ मैंने आपको अभी ऊपर बता दी कि वो वापस, देखिए, ट्रायल कोर्ट से वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन दे देगा ना, तब वो वापस किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है जुडिशरी पायरामिड के अंदर, इसलिए जो उसने फाइनल डिसीजन दे दिया वो आपका लास्ट डिसीजन रहता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर आता है फिफ्थ, वाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL बोलते हैं, इन द 1980s इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन एंश्योरिंग एक्सेस और जस्टिस फॉर ऑल, टू जस्टिस फॉर ऑल। कहने का क्या मतलब है कि आपको क्यों लगता है जो इंट्रोडक्शन की गई थी ना PIL की 1980s में, वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप उसने लिया सभी लोगों को जस्टिस दिलवाने में? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो देखिए, यहाँ पे क्या है, PIL जो था वो एक मैकेनिज्म था जो क्या कर रहा था, लोगों को, सभी लोगों को जस्टिस पहुंचाने के लिए उसने हेल्प किया। इंट्रोडक्शन जो था PIL का 1980s में, उसने एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया जिसने हर एक इंसान को जस्टिस न्याय जो था वो दिलवाने की कोशिश की। क्यों?
क्योंकि 1980 से पहले जो फाइलिंग था लिटिगेशन का, फिलिंग ऑफ लिटिगेशन इनटू द कोर्ट्स वाज वेरी कॉस्टली। कोर्ट में केस लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता था, पेपर वर्क के लिए पैसा चाहिए, एडवोकेट को हायर करने के लिए पैसा चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता था, कॉस्टली हो जाता था। इसलिए पीआईएल का इंट्रोडक्शन जो था वो ज़रूरी था। उसके बाद क्या है, द इलिटरेट एंड पुअर कैन नॉट अफोर्ड टू असेस द इंडियन लीगल सिस्टम फॉर जस्टिस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और वायलेशन ऑफ देयर बेसिक ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट्स। जो अनपढ़ लोग होते थे, जिनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, और जो गरीब लोग थे, वो इंडियन लीगल सिस्टम यानी कि कोर्ट्स में नहीं जा सकते थे जस्टिस के लिए। किसके अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उनके बेसिक ह्यूमन और फंडामेंटल राइट जब उनको वायलेट किया जाता था या एक्सप्लॉइट किया जाता था किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी स्टेट के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आपके कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते थे, बिकॉज एक तो वो पढ़े लिखे नहीं थे और दूसरा वो क्या थे, गरीब थे, और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर सके। देन उसके बाद इट अलाउड इट एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इस पीआईएल ने क्या किया, हर एक पर्सन को और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अलो किया कि वो क्या कर सकते हैं, पीआईएल के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, जाके गुहार लगा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं उन लोगों के बिहाफ में जिन लोगों के राइट्स, या फिर अपने अपने बिहाफ पे भी, अपने लिए भी वो जाके कोर्ट में केस लगा सकते हैं जब उनको ये लगेगा कि उनके अधिकार जो हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं। और जो लीगल प्रोसेस है ना, हमारी जो जुडिशली सिस्टम है या जुडिशरी सिस्टम है, उसने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है इस पीआईएल को अप्लाई करने के लिए। इन्होंने मतलब आप एक लेटर या टेलीग्राम के थ्रू भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीआईएल को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए पीआईएल जो था वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा लोगों को जस्टिस पहुंचाने के लिए। सिक्स क्वेश्चन आता है, री रीड द एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द जजमेंट ऑन द अलोगा टैलीज वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस। नाउ राइट इन योर ऑन वर्ड्स व्हाट द जजमेंट व्हेन दे सेड दैट द राइट टू लाइवलीहुड वाज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। कहने का क्या मतलब है, हमने ओलोगा टेलीस वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला केस देखा था। इसका आपने एक पार्ट लेना है, एक्सेप्ट का मतलब होता है पार्ट लेना है, और आपने क्या करना है, अपने वर्ड्स में जजिस क्या कहना चाहते थे राइट टू लाइवलीहुड से, जो कि एक राइट टू लाइफ का एक पार्ट था, उससे रिलेटेड क्या जजमेंट दिया था उसको आपने अपने वर्डिंग में लिखना है। तो ओलोगा टेलीस वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में जो जज थे ना, वो ये कहना चाहते थे राइट टू लाइफ को लेके कि वो एक वाइडर मीनिंग है। राइट टू लाइफ का एक बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग है, इसमें आपका राइट टू लाइवलीहुड भी आता है। ठीक है, पैसे कैसे कमाए जाएंगे, विदाउट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब अर्निंग के बिना कोई भी पर्सन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पैसा कमाएगा तभी तो वो खाएगा ना, पैसा होगा उसके पास तभी तो वो कुछ ना कुछ लाएगा, खरीद के लाएगा और बनाएगा और खाएगा। बाय लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के थ्रू ही एक पर्सन जो है वो अर्न करता है मनी को, और उससे कपड़ा खरीदता है, खाना खरीदता है और शेल्टर भी खरीदता है। हैंस नन कैन बी डिनाइड ऑफ हिज लाइवलीहुड, और किसी को भी उसके रोजगार से दूर नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए जो आपकी सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने अलो कर दिया था फिर से उनको वहाँ पे रहने के लिए, उनकी एविक्शन पर रोक लगा दी थी। अब राइट अ शॉर्ट स्टोरी अराउंड द थीम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये हमने आपके लास्ट में पढ़ा था, जब चैप्टर कंप्लीट होने वाला था उसमें हमने देखा था, ये एक आपको स्लोगन टाइप का दिया था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय जितना ज़्यादा लेट किया जाएगा उतना ज़्यादा उसको मतलब मना कर दिया जाएगा, वो हटता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, मतलब किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा उसमें डिले आएगा, टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे इसको, इस थीम को क्या करना है, जस्टिफाई करना है, या उसके बारे में एक थीम लिखनी है, इस ये जो आपको टाइटल दिया हुआ है। तो नीति नारायण एक बैंक ऑफिसर थे, रिटायरमेंट के बाद वो अपने मतलब बुजुर्गों के घर, अपने फोर फादर्स के दादा परदादाओं के घर में आके रहने लगे। ही रिक्वेस्टेड द टीनेंट, टीनेंट यानी कि जो किराएदार था उनका, ठीक है, उन्होंने पहले किराएदार रखा हुआ था वहाँ पे, तो उन्होंने टीनेंट को, अपने किराएदार को बोला कि तुम खाली कर दो घर को। लेकिन जो टीनेंट था ना, वो घर को खाली नहीं कर रहा था। टीनेंट जो था उसने चैलेंज कर दिया नितिन नारंग को कि वो क्या करेगा, वांटेड टू हैव हिज हाउस वेकेटेड, ही शुड मूव टू कोर्ट फॉर जस्टिस। टीनेंट ने बोला कि अगर तुम उससे घर खाली करवाओगे तो वो क्या करेगा, कोर्ट में चला जाएगा जस्टिस के लिए। देन उसके बाद ही वॉज कंपेल्ड टू लिव इन अ रेंटेड हाउस, और उसने उसको बोला कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसको एक रेंटेड हाउस में क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। जो ऑनर था ना, नितिन नारंग जो थे वो ऑनर थे, उन्होंने क्या किया, लिटिगेशन के अगेंस्ट, मतलब लिटिगेशन के थ्रू उन्होंने क्या किया, टीनेंट के अगेंस्ट क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। 5 सालों तक उनका वो केस चलता रहा, और ऑनर जो था नितिन नारंग जो था वो केस क्या कर गया, जीत गया। अब जो डिसीजन था ना, वो कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उनके फेवर में लिया था, किनके फेवर में, नितिन नारंग के फेवर में ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन लिया। लेकिन जो टीनेंट थे
उन्होंने अपील किया हाई कोर्ट में, जो आपका यहाँ पे बताया हुआ है ना, जो किराएदार था उसने क्या किया, हाई कोर्ट में जाके अपील किया लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, यानी कि वो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं था और वो हाई कोर्ट में चला गया। इट टुक अगेन 5 years, और फिर से क्या हुआ, मतलब 5 साल फिर से लगे जस्टिस को आने में। इतना मीन टाइम इसी समय पे नीति नारंग जो थे ना, वो क्या कर रहे थे, एक किराए के घर पे रह रहे थे, बिकॉज अनलेस देयर वाज जजमेंट, जब तक जजमेंट आती, जब तक डिसीजन आता कोर्ट की तरफ से, तब तक नितिन नारंग को क्या करना पड़ा, एक किराए के घर पे रहना पड़ा और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इन सच अ सिचुएशन, और इस तरह की सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जिस तरह से हमारा न्याय जो है वो जितना डिले होता जाएगा, जितना उसको टाइम लगता जाएगा, उतना ही आपको न्याय जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था इसका मतलब, आपकी ये जो आपको टाइटल था ना, इसकी थीम का ये मतलब था। अब आगे आता है, मेक सेंटेंसेस विद ईच ऑफ द ग्लॉसरी वर्ड्स गिवन। ग्लॉसरी देखिए, आपको आपके चैप्टर के एंडिंग पे क्वेश्चन आंसर्स के बाद भी आपको ग्लॉसरी दी होती है, इसको बोला जाता है वोकैबुलरी, या फिर आप बोल सकते हो शब्दकोश, हिंदी में देखोगे तो शब्दकोश। अलग अलग तरह के आपको वर्ड्स दिए हैं, उनके आपको मतलब बताने हैं। एक्यूट, एक्यूट का मतलब अगर आप हिंदी में देखेंगे ना, एक्यूट का मतलब होता है बरी कर देना या फिर निर्दोष ठहराना। तो इसके ऊपर आपने सेंटेंस बनाना है। देखिए क्या बनाया है, आफ्टर अ ट्रायल ऑफ 10 years इन द सुप्रीम कोर्ट, मोहन वाज एक्यूटेड ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डरिंग हिज फ्रेंड। आप कोई भी तरह के सेंटेंस बना सकते हैं अपनी मर्जी से भी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि 10 साल ट्रायल कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में मोहन ने क्या कर रखा था, उसके अगेंस्ट केस चल रहा था, बिकॉज किसी ने बोला कि मोहन ने अपने फ्रेंड को मारा है। लेकिन 10 सालों के बाद मोहन मतलब वो केस की सुनवाई हुई और ये बताया गया कि मोहन जो है वो क्या है, निर्दोष है, उसने अपने फ्रेंड का मर्डर नहीं किया था और उसको बरी कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद है टू अपील। अपील का मतलब होता है प्रार्थना करना किसी से, या किसी भी चीज़ के लिए अपील करना। आई शेल अपील इन द हायर कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट विच इज़ अगेंस्ट मी एंड फ्रॉम विच आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो अपील करना क्या हो गया, कि मतलब क्या बोल रहा है, एक पर्सन जो है वो बोल रहा है कि मैंने हायर कोर्ट में जजमेंट, जो लोअर कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट क्या किया है, अपील किया है, क्योंकि उसको लोअर कोर्ट की जजमेंट जो थी उससे वो सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, हायर कोर्ट में अपील करा। अब आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब अगर हिंदी में देखेंगे तो होता है मुआवजा या फिर नुकसान की भरपाई, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है, 5 लाख वाज पेड टू रुचि एज कंपनसेशन फॉर हस्बैंड्स एक्सीडेंटल डेथ। कई बार ऐसा होता है ना, आपने पॉलिसीज वगैरह करवा रखी होती है, तो जब आपके डेथ हो जाती है किसी बंदे की, तो फिर उसको वो कंपनसेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 5 लाख रुपया जो है वो रुचि को दिया गया था कंपनसेशन में, यानी कि मुआवजा दिया गया जब उसके हस्बैंड की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई। फिर आता है एविक्शन। एविक्शन का मतलब होता है बेदखली, निकाल देना। तो एविक्शन प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ द रेंट कमिश्नर। रेंट कमिश्नर जो था, ये जैसे अभी हमने केस पढ़ा था किसका, नितिन का, जिसने वो ओनर था और उसका एक टेनेंट था, किराएदार था, उसने क्या किया था, वो उसके घर से निकल नहीं रहा था, तो वो केस चल रहा था, तो एविक्शन जो थी यहाँ पे नहीं हो पाई। फिर उसके बाद आपका आता है वायलेशन। वायलेशन का मतलब हो गया भंग करना, बाधा आना या उल्लंघन करना। तो वायलेशन जो है अनटचेबिलिटी एक्ट की, वो पुनिशेबल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि छुआछात का अगर एक्ट किया जाएगा एक कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, रीजन के अंदर, तो वो मतलब क्या है, अनटचेबिलिटी एक्ट की वायलेशन है, उल्लंघना है, और ये अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सजा सुनाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आपको एक ये पोस्टर सा दिया हुआ है, ठीक है, मेड बाय द राइट टू फूड कैंपेन। राइट टू फूड कैंपेन के द्वारा एक पोस्टर बनाया गया है, आपको क्या करना है, इस पोस्टर को रीड करना है और गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ को लिस्ट आउट करना है, जो क्या कर रही है, राइट टू फूड को अपहोल्ड कर रही है। मतलब आपको ड्यूटीज बतानी है गवर्नमेंट की, जो राइट टू फूड को क्या कर रही है, चला रही है। हाउ डज द फ्रेज, एक फ्रेज भी दिया है, हंग्री स्टोमिक्स ओवरफ्लोइंग गो डाउन। मतलब पेट तो क्या है, खाली है, भूख से मतलब उसमें चूहे कूद रहे हैं, लेकिन गडाउन्स क्या है, भरे हुए हैं। वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूज इन द पोस्टर रिलेट टू द फोटो एसे ऑन द राइट टू फूड ऑन पेज नंबर 61। आपको क्या करना है, पोस्टर में इसको यूज़ करना है, और फोटो में भी आपको यहाँ पे दिया होगा, और राइट टू फूड जो पेज नंबर 61 में आपने इससे रिलेटेड पढ़ा था उसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ थी वो कौन कौन सी थी, जिसने राइट टू फूड को अपहोल्ड किया हुआ था। टू प्रोवाइड एटलीस्ट मिनिमम फूड स्टेप टू द सिटीजन एंड नॉमिनल कॉस्ट और फ्री। मतलब हर एक पर्सन तक फूड को पहुंचाया जाए, सिटीजन्स को फूड तक पहुंचाया जाए कम से कम दाम में, या फिर कई बार फ्री, जैसे आपका राशन मिलता है कम से कम दामों में। टू चेक अननेसेसरी इन्फ्लेशन इन प्राइस ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के प्राइस में मतलब बढ़ाव नहीं आना चाहिए, तो इंक्रीजमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टू चेक द होर्डिंग ऑफ ग्रेन्स ऑफ डेली यूज लाइक व्हीट, राइस, शुगर एक्सेट्रा। होर्डिंग नहीं होनी चाहिए,
मतलब चोरी छुपा नहीं रखना चाहिए, ना ही ग्रेन्स को, ना ही ग्रेन जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, एक्सेट्रा। इसके ऊपर हमने चेक रखना। गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो ये देखेगी कि कोई पर्सन जो है वो होर्डिंग नहीं कर रहा है ग्रेन्स की। उसके बाद टू प्रोवाइड मील टू पुअर चिल्ड्रन इन द स्कूल, और जो जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल में खाना मिल रहा है कि नहीं, ये भी इसके ऊपर भी कंट्रोल रखना या देखभाल करना, सुपरविजन करना गवर्नमेंट का हक है। अब हंग्री स्टोमिक ओवरफ्लोइंग गोडाउंस इज नॉट एट एक्सेप्टेबल इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। इस चीज़ को कोई भी पर्सन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। होर्डिंग जो है फूड की इज नॉट डिस्करेज। द पीपल विद हंग्री स्टोमक्स विल अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम्स। देखिए कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कलेक्ट करने लगते हैं, सामान को इकट्ठा करके अपने अंदर छुपाने शुरू कर देते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि गोडाउन्स जो थे वो ग्रेन से भरे हुए थे, तो लोग जो थे वो भूख से मर रहे थे। सूखा पड़ा हुआ था राजस्थान और उड़ीसा में, वहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन गोडाउन्स में ग्रेन्स इतने ज़्यादा, ग्रेन्स के इतने ज़्यादा बोरे पड़े थे कि उनको चूहे खा रहे थे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि होर्डिंग जो थी ना फूड की, वो डिस्करेज है। वो अगर लोगों के पेट ही खाली रहेंगे तो लोग जो है वो रोक क्राइम करना शुरू कर देंगे अपने पेट को भरने के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर रोक लगाना ज़रूरी है। तो बच्चे आपका चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। अगर कोई डाउट होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।